बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का आखिरी पाठ कारतूस पढ़ा रही हूँ, जिसका कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा दिया है और कुछ हिस्सा शेष बचा है जो पढ़ाने चल रही हूँ। फिर पाठों पर आधारित प्रश्न कराऊंगी। दृश्य है गोरखपुर के जंगलों का। कर्नल और लेफ्टिनेंट खेमा डाले हुए बैठे हुए हैं और उस खेमे में चांदनी छिटकी हुई है। बाहर बैठे हुए, भीतर लैंप जल रहा है। बाहर बैठे हुए आपस में वजीर अली के कारनामों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी जाबाज सिपाही को पकड़ने के लिए हफ्तों से गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले थे, मगर उसका अता पता नहीं चल रहा था। तो और वो जबकि वो जानते थे कि वो बहुत हिम्मती और दिलेर है, उसे पकड़ना आसान नहीं है, फिर भी उन्हें लगा कि इतनी बड़ी फौज लेकर हम लाओ लश्कर के साथ यहाँ टिके हैं तो कुछ ना कुछ उपाय से हम पकड़ ही लेंगे। तो वजीर अली वहाँ से गोरखपुर के जंगल में भागता है। उसके भागने का कारण था कि उसे बनारस से कोलकाता की ओर तलब किया गया था और वो जाना नहीं चाहता था, जिसकी शिकायत लेकर वो बनारस में कंपनी के वकील के पास जाता है और वकील से शिकायत करता है। वकील कुछ नहीं सुनता है, बल्कि उल्टा वजीर अली को भला बुरा कहता है। वजीर अली बहुत नाराज होता है, बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानता। तो उसे लगता है कि बस अब कोई उपाय नहीं है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो उसने क्या किया, कंपनी के वकील को उसी अपने खंजर को निकालकर वहाँ उसे मारकर ख़त्म कर देता है और वहाँ से भाग करके गोरखपुर के आजमगढ़ जाता है। आजमगढ़ में उसने मदद मांगी और फिर वो थोड़े से सिपाहियों के साथ घाघरा तक पहुंचा दिया जाता है। उसका विचार था कि वो नेपाल निकल जाएगा, वहाँ सुरक्षित रहेगा, परंतु नेपाल जाना बहुत कठिन नहीं था। लेकिन वो तब भी अंग्रेज़ों के बिल्कुल नाक के नीचे गोरखपुर के जंगल में छिपा है और फिर भी अंग्रेज से पकड़ नहीं पा रहे। तो मैं यहाँ तक की कहानी पढ़ा चुकी हूँ, अब इसी को आगे बढ़ाती हूँ। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह उस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब उन्हें लगने लगा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत खतरनाक है। अगर हमने उसे ऐसे ही आज़ाद घूमने दिया तो हो न हो किसी दिन वो हमारे ऊपर हमला कर दे और हम मारे जाएं। कर्नल कहता है, पूरी एक फौज ली उसके पीछा कर रहा हूँ। उसने कहा, एक पूरी फौज लेकर तो उसका पीछा कर रहा हूँ। बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इतने बरस हो गए वो हमेशा धूल झोंक कर निकल जाता है, हाथ नहीं आता। उसके चंद जाबाज सिपाही कहा कि कितनी कोशिश के बावजूद तो वो हाथ नहीं आता। उसके चंद जाबाज सिपाही हैं, उसके चंद जाबाज सिपाही और वो खुद हिम्मत और ताकत के साथ अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। तो जिसे देख करके कर्नल को लगता है कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम के, मतलब कहते हैं अगर फौज बड़ी हो और सीना चौड़ा करे तो एक बात होती, यहाँ तो मुट्ठी भर आदमी भी उसके पास नहीं है और फिर उसके भीतर इतना बड़ा दमखम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि वो अंग्रेजों का सामना करने के लिए खड़ा हो गया है। बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि बहादुर नहीं, इतना हिम्मती, इतना दिलेर है कि कंपनी के वकील के घर जा घुस करके उसने उसे मार गिराया। तो लेफ्टिनेंट पूछ बैठता है कि अरे भाई, ये कत्ल का क्या किस्सा है, मुझे भी बताइए, मैं भी तो जानूं कि क्या हुआ, क्यों कत्ल किया, किसने किया और कैसे किया। तो कर्नल कहता है, किस्सा क्या हुआ, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। अब चूंकि वजीर अली खतरनाक था, अंग्रेज इस बात को जानते थे
इसलिए कभी भी उसे 2-3 महीने से ज़्यादा एक स्थान पर टिकने नहीं देते थे कि ये जड़ें जमा लेगा और जड़ें जमा करके ये कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। तो उसने अच्छे से जान लिया था और इसीलिए अंग्रेज जानते थे कि उसे किसी भी तरीके से किसी एक स्थान पर जमने ही न दिया जाए। तो उसे उसके पद से हटाने के लिए वजीर अली बनारस पहुंचा और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। अब क्या किया गया, अंग्रेजों ने वजीर अली को उसके पद से हटाकर बनारस में नियुक्त कर दिया। बनारस में नियुक्त कर दिया तो उसे कोई बहुत बुरा नहीं लगा। उसने कहा चलो ठीक है, और उसको 3 लाख रुपया सालाना उसे देने की बात हो गई, तय हो गई कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई मदद नहीं करेगा और बस किसी तरीके से वो शांत रहेगा तो पूरे अंग्रेज जो है पूरे हिंदुस्तान की सेना को अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो उसने हर तरह से हिम्मत जुटाई कि अब क्यों ना इस तरह की ज़्यादती की शिकायत कंपनी के वकील से की जाए। तो पैराग्राफ पढ़ दूं फिर आपको समझाती हूँ। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली के कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की। गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब करता है? वकील ने शिकायत की परवाह की नहीं कि उल्टा उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वजीर अली के तो यूं ही दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत थी, कूट कूट के भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। अब देखिए, इसे दिलेरी ही कहेंगे कि जब उसे उसके पद से हटा करके बनारस तलब किया गया, बनारस की जगह दे दी गई, तो उसे बहुत ख़राब लगा कि 3 लाख रुपया सालाना दे करके वो यहाँ पर मुझे बांध लेना चाहते हैं, मुझे हर तरीके से चंगुल में रखना चाहते हैं। तो उसने कंपनी के वकील से शिकायत करने की ठानी। पहुँचता है उनके पास और शिकायत करता है। जब शिकायत करता है तो कंपनी के वकील उसकी बात न सुनने के कारण भला बुरा उसे ही कहते हैं। तो उसे बहुत ख़राब लगता है कि अब क्या करे, उसी को 4 बात सुननी पड़ी। बहुत समझाया कंपनी के वकील को, लेकिन वकील काहे को मानने वाला। तो वजीर अली के दिल में तो यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट के भरी थी और इसका बदला उसने क्या लिया, फटाक से उसने खंजर निकाला और वकील को मारकर ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो क्रोध से आग बबूला हो रहा था और उसे लगा कि बस ये अगर वकील रास्ते से हट जाए तो संभवतः उसका जो जीवन है वो संवर जाए। तो लेफ्टिनेंट ने कहा तू और भाग गया। मतलब लेफ्टिनेंट को असर आता है कि इतने बड़े कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वो वहाँ से बचा के निकला कैसे, कौन से गुण उसके अंदर थे कि वो वहाँ से निकल भागा। कर्नल और जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अब जानिसार मतलब उसके चाहने वाले मतलब मददगार लोग जो उसके हिम्मती लोग थे, उनकी बात कर रहा है कि वो अपने जानिसारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ आजमगढ़ गया और आजमगढ़ की जाकर वहाँ के हुक्मरान लोगों से अपनी हिफाजत की कोशिश की। तो आजमगढ़ के जो हुक्मरान थे उन्होंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, ताकत बढ़ाई और उसे सुरक्षित घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है और लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि अब ये कारवां जो है इतने समय से इस जंगलों में ही भटक रहा है, सब पीछा किए मगर उसका पता लगाने वाला कोई नहीं है।
अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। तो उन्होंने कहा कि कई सालों से ये अब यहाँ भटक रहा है। अब जंगलों में डेरा डाल के वो घूमना शुरू कर देता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, मतलब वो जंगलों में इस तरह से छिपा छिपा फिर रहा, तो उसने क्या योजना बनाई, क्या प्लानिंग की है, क्या स्कीम बना रखी है, कुछ तो उसने सोच रखा होगा। तो ये अंदाजा लगा रहे हैं वकील और लेफ्टिनेंट और कर्नल। स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंचा जाए। अब वास्तव में वजीर अली की जो स्कीम थी वो यही थी कि वो वहाँ से नेपाल पहुँच जाए और वहाँ जाकर कुछ दिन रह करके वो वहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाए, और जब बलशाली हो जाए तो वो हिंदुस्तान आए और यहाँ से अंग्रेजों को मार गिराए और भगा दें। स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुँचा जाए, अफगानी हमले का इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दें। तो उसने कहा वजीर अली की जो स्कीम है, जो योजना है, वो ये है कि किसी भी तरीके से नेपाल पहुँचे, वहाँ रहकर अपनी ताकत को बलशाली बनाएं और आजमगढ़ के हुक्मरानों को मिला करके, शाहजमा को मिलाकर भारत पर आक्रमण करा दिया जाए। और सादत अली को उसके पद से हटाकर अवध पर खुद का कब्जा कर लेना, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंकना, ये उसकी योजना थी। लेफ्टिनेंट कहता है नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि वो पहुंच गया हो। अब लेफ्टिनेंट ने कहा कि क्योंकि नेपाल गोरखपुर के बगल में है, गोरखपुर के थोड़ा से आगे जाकर सोनौली बॉर्डर पड़ता है, वहीं से नेपाल शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है कि किसी भी तरीके से नेपाल पहुंचने की योजना बनाता है कि नेपाल अगर पहुंच गया तो वहाँ रहकर मैं कुछ दिन तक अपनी ताकत दमखम को मैं मजबूत करूँगा और उस बीच में मैं अफ़गानिस्तान के शाहजमा से को मिला करके हिंदुस्तान पर आक्रमण करवा दूँगा ताकि हिंदुस्तान से ये अंग्रेज छोड़कर भाग निकले। तो लेफ्टिनेंट कहता भी है कि नेपाल पहुंचना तो बहुत कठिन नहीं है। कर्नल कहता है कि हमारी फौजी और नवाब सादत अली के सिपाही बड़ी संख्या में हैं और बड़ी सख्ती के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है वो इन्हीं जंगलों में छिपा है। सब कुछ जानते थे, मगर फिर भी वो उसको पकड़ नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि इस जंगल में वजीर अली छिपा है, मगर पकड़ना इतना आसान नहीं था वजीर अली को। और फिर दोनों आपस में बैठे ये बात कर ही रहे थे कि अचानक दूर से देखते क्या बात हुई। तो आपस में देखते हैं कि दूर स्थान से कहीं भी बड़ी धूल और गर्द उड़ती सी मालूम हो रही है। तो आपस में पूछते कि आखिर क्या बात है, इतनी धूल और गर्द उड़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तब तक देखता कि एक गोरा सिपाही जो है वो उधर से भागा चला आ रहा है। कर्नल देखते हैं कि उठकर क्या बात है गोरा। तो गोरा बोलता है कि दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल कहता है सिपाही से कह दो कि तैयार रहें। अब दूर से गर्द धूल से उड़े हुआ उड़ता देख करके वातावरण धूल से पटा है, तो उन्हें समझ आता है कि कोई इधर की ओर ही चला आ रहा है। तो वो भी कह देता सिपाहियों से कह दो बिल्कुल तैयार हो जाए। तो फौजें तो इसीलिए थी ही, तो सब बंदूकें तान के खड़े हो जाते हैं। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने का मसरूफ था, लेफ्टिनेंट जो रहता खिड़की के बाहर से झांक रहा है और झांकते हुए हाँ एक सवार है
कुछ जो उसे दिखाई देता है उससे वो देख के कहता है, खिड़की के पास जाता है, देखता है कि एक सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा। अब जो धूल उड़ रही थी वो लग रही थी कि पूरी फौज की है, पूरी फौज की है। और जब धूल नज़दीक आती है तो दिखाई पड़ता है कि उस धूल में मात्र एक सवार है जो अपने घोड़े पे बैठा इसी ओर चला रहा। इसी ओर मतलब कि जहाँ कर्नल कालिंज और जो लेफ्टिनेंट हैं वो डेरा डाले बैठे हैं, उसी ओर वो चला जा रहा। उन्हें लगा कि कोई ऐसा होगा जो वजीर अली से के मतभेद, साथ रह के मतभेद हो गया हो, फूट डाल दिया हो, तो वो हमारे साथ मिलना चाहता हो, मिलकर हमें सब कुछ वजीर अली के बारे में बताना चाहता हो। तो उन्हें लगता है कि पूरी फौज है, तो कह देते हैं सतर्क रहो, किसी भी तरीके से सतर्क रहो, देखा जाएगा। सिपाही बाहर झांकता है, गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। उसने कहा कि धूल तो ऐसी ही दिख रही कि जैसे पूरा काफिला हो, मगर वास्तव में पूरा काफिला नहीं है, ये सिर्फ एक सवार ही है जो बढ़ा चला आ रहा है आगे की ओर। तो कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा। उसने कहा कि हाँ सिर्फ एक सवार है और इसी ओर दौड़ा चला आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। अब दोनों थोड़ा सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि वो सीधा इसी तरफ आ रहा। आखिर वो है कौन? क्या वो वजीर अली के साथ रह करके भटका हुआ सिपाही है जो उनके साथ तंग आ गया तो हमारे साथ मिलना चाहता है? तो लेफ्टिनेंट कहता है लेकिन मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी ओर आता ही मालूम होता है। सिपाहियों से कहो कि वो सवार पर नज़र रखें। तो उन्होंने कहा कि सवार पर नज़र रखें, यानी पहरे बढ़ा दें और चौकन्ना होकर के उसके बारे में पता लगाए, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, और उसे हर तरह से पता लगाए। तो और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है, सिपाहियों से कहो कि सवार पर नज़र रखें जो कि ये किस तरफ से जा रहा है। तो उसने सिपाहियों को सतर्क कर दिया और साथ ही साथ कहा कि तुम सब ये देखते रहो कि ये जो सिपाही है वो कहाँ किधर से आया है और किधर की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, क्या भीतर ही भीतर क्या स्कीम चल रही है, क्या योजना बन रही है, सब पता लगाओ। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। सवार जो रहता वहाँ झोपड़ी के टेंट के पास आकर बाहर से बोलता है जोर से चिल्लाकर कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा कहता बहुत खूब, और आश्चर्य करता है कि जो कर्नल है सीधा उसी से मिलने चला आ रहा है। सवार बाहर से आवाज करता है, यानी शांत होने का विचार करता है, फिर अंदर जाता है। गोरा अंदर जाता है और हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है, और उसने जा कर के बताया कि हुजूर वो एक ही सिपाही आया है, लेकिन वो आपसे मिलना चाहता है, आपसे वो मिलना चाहता है। तो कर्नल क्या करते? उन्होंने कहा ठीक है भाई बुलाओ। डर तो रहे थे क्योंकि यही वजीर अली था जो कि अकेले घर में वकील के घुस के, वकील जैसे पेशे में रहने वाले के साथ घुस के वो उसे मार कर निकल आता है। फिर कर्नल कहता है ठीक है भेज दो, और आपस में बात करते हैं कि वजीर अली का कोई आदमी होगा हमसे मिलकर हमें उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है फूट पड़ गई हो, तो वजीर अली का कोई आदमी ही होगा जो वास्तव में हमारे साथ मिलके सब बताना चाह रहा हो। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है, और जब देखा कि सवार जो है वो किसी सिपाही के साथ अंदर की ओर आ रहा है
तो उन्होंने सब कुछ चुप कराया और आते ही उसने कर्नल ने कहा खामोश रहो। और जैसे ही इतना कहा उसने, चारों ओर शांति छा गई। आते ही पुकार उठा, तन्हाई तन्हाई। कहने का मतलब उसने आते ही आवाज दी, चिल्लाया तन्हाई। ताली बजाते थे लोग इस तरह से, ऐसे ऐसे करके करते थे कि तन्हाई तन्हाई, यानी कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एकांत में मुझे सवार को कर्नल से कुछ बात करनी थी। हालांकि कर्नल जानता था कि वो हर तरह से असुरक्षित है, हर तरह से वो सुरक्षा के कमजोर हिस्से में है। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। तो कर्नल ने कहा कि भाई आप ये जान लीजिए। वो बड़ी खुश होकर कहता कि ऐसा है जनाब कि यहाँ कोई भी गैर नहीं है, सब अपने ही अपने हैं। आप अपने दिल का राज हमसे बताइए कि क्या है, क्या बताने आप आए हैं, कौन है आप, सब कह के। तो सवार कहता नहीं, सवार नहीं तैयार होता। उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर किसी को भी नहीं होना चाहिए साहब, यहाँ और कोई गैर नहीं है, आप राजे दिल कह दें। दीवार हमगोश दारत तन्हाई। तो कर्नल ने कहा, उसके कहने का मतलब कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो कहा कि सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी किसी की बात ना सुन पाए, तो इसलिए यहाँ पर तन्हाई होना आवश्यक है। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता, जब उसने पूरी तरीके से जांच कर लिया, सब ओर से उसने जांच कर लिया कि हाँ अब यहाँ कोई नहीं है, तो सब कुछ चारों ओर निगाह दौड़ा करके उसने कहना शुरू करता है। सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? फिर सवार ने सबसे पहले सवाल कर्नल से किया कि आप इस मुकाम पर इतने लाव लश्कर के साथ खेमा क्यों डाल रखा है? कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए हम सब ने मिलकर यहाँ पर खेमा डाल रखा है और उस खेमे का एकमात्र उद्देश्य है वजीर अली की गिरफ्तारी। और हमें अब तो हो गया यहाँ आए और हम उसे अभी पता लगा पा रहे कि वो कहाँ है। तो सवाल कहता है, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने हैं? उन्होंने कहा कि इतना लाव लश्कर लेकर के एक वजीर अली को ढूंढने के लिए इकट्ठा जंगल में छिपे रहना, इसका क्या मतलब है? कि क्या वजीर अली इतना खतरनाक है कि आप इतने बड़े लाव लश्कर से उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं? तो सवार कहता है कि कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद करने के लिए। फिर सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो वजीर अली खुद ही बता देता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि वजीर अली को खेमे में रहने वाले कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही कोई नहीं पहचानता था। अब ऐसी स्थिति में वजीर अली को पकड़ना आसान नहीं था और वो क्या करता है, स्वयं कह देता कि वजीर अली को गिरफ्तार करना तुम लोगों के बस के बाहर है, क्योंकि तुम में से कोई तो उसे पहचानता नहीं है। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। उसने कहा कि वो एक जाबाज सिपाही है। तो कर्नल कहता है मैंने भी सुन रखा, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा ये तो मैं जानता हूँ कि वजीर अली जो है वो जाबाज है, लेकिन आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा चंद कारतूस। तो कर्नल ने पूछा किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। उसने कहा वजीर अली को कैद में लाने के लिए। उतना सुनते ही कर्नल ने 10 कारतूस निकाल के उसके हाथ पे रख दिया और उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए ले लिया और कहा शुक्रिया। कर्नल ने कहा आपका नाम?
इतना कहना था कि ज़मीन नीचे से खिसक गई। सवार ने कहा, वज़ीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ। उसने कहा कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं तो मैं इसकी आपकी जान छोड़ देता हूँ। हक्का बक्का दोनों खड़े रहते हैं और तभी लेफ्टिनेंट कहता है, कौन था? तब तक लेफ्टिनेंट अंदर घुसता है और पूछता है, कौन था? तो वो कहता है कि वज़ीर अली। बस उसका इतना कहना था कि उसके अंदर का डर अपने आप दिखाई पड़ने लगता है। तो ये रही कारतूस की कहानी, जिसे मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।